हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लास। और आज आपके लिए लेकर आए हूँ इंडिगो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। चैप्टर बहुत ही लेंदी है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, फिर भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और दूसरी बात, आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तरन सर ब्लॉग्स के नाम से है। और इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ उसके लिए चाहूँगा कि आप अपने पास एनसीईआरटी बुक जरूर रखें। और साथ में ये भी कहूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे कि लुईस फिशर, जो कि इस चैप्टर के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि मैंने 1942 में गांधी जी से एक क्वेश्चन पूछा था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मैंने उनसे डायरेक्ट पूछ लिया कि आप बताइए, आप ब्रिटिश के हमेशा आगे फेवर में रहते थे, फिर उनके अगेंस्ट कैसे हुए, ऐसा एक्चुअल में क्या हुआ था। तो तब वो कहते हैं कि मैं आपको लेकर चलता हूँ कि ये 1917 की बात है, जब मैंने ब्रिटिशर का जो यहाँ से डिपार्चर डिसाइड किया कि वाकई होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है, गांधी जी का रिकॉर्ड है वो 1916 तक, अगर साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका रोल जो है वहाँ पर, और उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यानी ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। एनुअल कन्वेंशन क्या होती है? जो एनुअल मीटिंग होती है कांग्रेस पार्टी की, एनुअल मीटिंग में वहाँ पर जाना, वहाँ बैठे होना। और वो कहाँ थी मीटिंग? वो लखनऊ में थी, जहाँ पर 2301 जो डेलीगेट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे। और उस टाइम गांधी जी को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कहते मैं बैठा हूँ, तभी मेरे पास एक पुअर योमैन क्या होता है? फार्मर। एक पुअर फार्मर आता है जिसका नाम है, इनफैक्ट जिसने अपना नाम खुद मुझे बताया, राजकुमार शुक्ला है। और उसने मुझे ये भी बताया कि वो कहाँ से आया है। कहते हैं कि मैं बिहार की जो लोअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसको हम चंपारण कहते हैं, और हिमालय पर्वत की जो नीचे गहराई में आके आप वहाँ का एरिया था, कहते वहाँ से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले। तो गांधी जी कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपके साथ एकदम से ऐसे चल पड़ूँ, बट एक्चुअल में आप मेरे पास आए किस पर्पज़ के लिए? पर्पज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअल में वो गांधी जी को साथ इसलिए लेकर जाना चाहता है कि क्योंकि उनके वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई पड़ी है जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को लेकर। बट गांधी जी कहते हैं भी मेरी तो कुछ एक पहले से प्री प्लानिंग है, कुछ शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल को फॉलो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो नहीं जा सकता। इसलिए वो गांधी जी का हर जगह जहाँ भी जाते हैं उनका पीछा करता है। इवन गांधी जी घूम फिर के अपने आश्रम में आ जाते हैं तो वो आश्रम में भी उनके पीछे आ जाता है। और फिर कुछ वीक्स तक जैसे उनका जो है ना पीछे ही नहीं छोड़ा। कहते भाई बताओ तुम क्या चाहते हो? कहते क्या चाहिए तुम्हें? अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है। वो कहते हैं फिक्स अ डेट, ही बेग्ड। कहते हैं बे एक डेट फिक्स कर दीजिए, मैं आपसे बस यही चाहता हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो गांधी जी ने स्पेशली उसके लिए वर्ड यूज़ किए हैं कि ही इज़ इलिटरेट बट रेजोल्यूट। रेजोल्यूट क्या होता है? डिटरमाइंड है वो। किस लिए डिटरमाइंड है? गांधी जी को लेकर जाना ही चाहते। गांधी जी कहते चलो ठीक है, मैं इस डेट को यहाँ पर आऊँगा कलकत्ता में, तो तुम वहाँ मुझे आकर मिलना और मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूँगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि वो आदमी जो है, मीन्स राजकुमार शुक्ला, पूरे टाइम पे कलकत्ता में वहाँ पहुँच जाता है जहाँ गांधी जी की मीटिंग चल रही है, और फिर उनको साथ लेके वो चल पड़ता है। तो सबसे पहले उनका टारगेट रहता है भी हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। एक्चुअल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम अगर देखा जाए तो मैंने वैसे उनका नाम यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ये कुछ एक मेन स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के अंदर जिनका रेफरेंस गिवन होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी एक लॉयर है, प्रोमिनेंट लॉयर। बाद में एक टाइम ऐसा आता है जब वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो गांधी जी के साथ हुआ, गांधी जी उससे डिसअपॉइंट तो नहीं होते। जैसे वो चाहते थे कि वो पानी ले ले वेल से, लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट है उनको लगा कि पता नहीं राजकुमार शुक्ला आज किसको ले आया अपने साथ, और ये वो आदमी है कि जो कि पूरे के पूरे वेल को स्पॉइल कर देगा। मीन्स उस टाइम कुछ सोच थी ऐसी लोगों की कि कुछ लो कैटेगरी के लोगों को माना जाता था। और जिस तरीके से गांधी जी रहते थे तो ऐसा लगता था कि शायद वो भी कोई फार्मर ही है जो उनके साथ आए हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वो तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। फिर भी गांधी जी ने इस बात का बुरा नहीं माना, और उनको लगा कि चलो पानी तो हमने पी लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घर पे है नहीं, तो क्यों ना कुछ और प्रूफ इकट्ठा किए जाएं, कुछ और बातचीत की जाए। तो वो पहले जाते हैं मुजफ्फरपुर में, जो कि एन रूट टू चंपारण है। एन रूट क्या होता है? ऑन द वे टू चंपारण। कहते भी चलो एक बार वहाँ जाके देखते हैं कि एक्चुअली ये मैटर है क्या। क्योंकि गांधी जी के मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि मैं ब्रिटिश राज के अगेंस्ट इतनी बड़ी बात करने वाला हूं, तो उसके लिए कम से कम मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ होने चाहिए कि कुछ ऐसा तो हो कि वाकई राजकुमार शुक्ला की बात में दम है। अब यहाँ पर जाने के बाद मीन्स जब वहाँ पहुँचते हैं तो मैं कुछ एक जो नाम दिए हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है वो है
टेलीग्राम भेजा उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को सबसे पहले, जो कि आर्ट्स कॉलेज में है मुजफ्फरपुर में, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। एंड होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। और इसके बाद जो एक और नाम है, द ट्रेन वहाँ पर पहुँचती है मिडनाइट, आधी रात को, 15 अप्रैल 1917 की बात है। और कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बड़े सारे जो बच्चे उनके साथ बैठे हुए हैं। तो गांधी जी वहाँ पर रुकते हैं कम से कम 2 दिन के लिए प्रोफेसर मलकानी के घर पे। प्रोफेसर कृपलानी भी वहाँ आ गए, लेकिन रुकते किसके हैं? प्रोफेसर मलकानी के घर पे। अब वो कौन है वो भी आप अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर, यह है पेज नंबर 48 पे। ए टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और उस टाइम किसी ऐसे आदमी को अपने जो होम रूल के अगेंस्ट कुछ करने वाला हो अपने घर पे आप ठहराते हैं, तो ऐसी बातें कही जाती थी कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी भी अगर आप किसी को अपने घर पे शेल्टर देते हो। क्यों? ऑफ कोर्स इसमें रिस्क तो है ही है, रिस्क फैक्टर तो बहुत है, क्योंकि सरकार को अगर ये पता लग जाए कि आप किसी ऐसे इंसान को शय दे रहे हो जो आपके ही अगेंस्ट काम करने वाला है, तो ऑफ कोर्स वो दोनों की लाइफ डेंजर में आ जाती थी। तो बट इवन देन इन्होंने उनके घर पे स्टे किया। अब जैसे जैसे इनके गांधी जी के आने का न्यूज़ फैलता है तो बड़ी दुनिया जो है वो एकदम से खिंची चली आती है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहता है, वो आए हुए हैं वहाँ पर। और फिर इससे पहले गांधी जी जो हैं वो और आगे बढ़ते, उनको लगा कि क्यों ना मैं वहाँ के लोकल लॉयर्स, अब लोकल लॉयर कौन होते हैं? सिंपल सी बात है, लॉयर तो वर्ड आपने पता ही होगा आपको, लॉयर्स होते हैं जो वहाँ के वकील थे। उनसे बातचीत की एंड देन ही केम टू नो कि एक्चुअल में इन लोगों के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। किनके साथ? पुअर पीजेंट्स के साथ। उसका रीज़न क्या है? जो लोकल लॉयर्स भी हैं वो बहुत हाई फीस इनसे लेते हैं, और ये फीस इतनी ज़्यादा होती है कि ये किसान कैसे पे करेंगे, ये सोचकर गांधी जी को वो होता है। और इसलिए उन्होंने उन लॉयर्स को डांट भी लगाई कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतनी फीस लेते हो। और इवन जो उन इंडियन लोग हैं उनको, जो पुअर पीजेंट्स हैं, उनको बोला भी तुम्हें लॉ कोर्ट्स में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ कोर्ट्स में जाने के लिए क्यों मना किया था, या फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डिड गांधी जी चाइड होता है स्कोल्ड करना या डांटना, लोकल लॉयर को क्यों डांट लगाई थी? तो ये भी उसमें आंसर आपका आ जाएगा। फिर उस टाइम जो है इनको ये पता लगता है कि एक्चुअल में जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम है, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जानना है, क्योंकि यही आपका चैप्टर है। इसमें शेयर क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है? 85% और 15%। अब जैसे मैंने किसी से कोई लैंड बोरो किया, चाहे 1 एकड़ लैंड है, उसकी 85% पे मैं जो मर्जी लगाऊं, लेकिन 15% पे मुझे इंडिगो लगानी है, और वो इंडिगो एज ए रेंट देनी है ब्रिटिशर्स को। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, बिल्कुल एग्रीमेंट जैसा हुआ है हम कर रहे हैं उसको फॉलो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया और ब्रिटिश कहते हैं भी इंडियंस को भी हम आपसे इंडिगो अब नहीं लेंगे, तो इंडियंस पैसा कहाँ से देंगे? पैसा कहाँ से आएगा उनके पास? क्योंकि वो कहते हैं भी हम इंडिगो नहीं लेंगे तो बदले में क्या लेंगे? पैसा लेंगे। पैसा इंडियंस के पास था नहीं, लेकिन ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियंस उनके साथ एग्रीमेंट साइन करें, एंड दीज वर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। अब एक बात बताओ, ये वो टाइम पीरियड है जब यहाँ पर हम फुली डिपेंड करते हैं रेनी सीजन पे, बरसात के लिए, पानी के लिए, मीन्स पानी के लिए वर्षा का पानी जो है वो चाहिए होता है, बारिश का पानी। अब पानी ना हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना हो, तो कैसे जो है आप उनको हर साल जो है इतना रेंट देते ही रहेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट इवन देन गांधी जी ने जब ये सब कुछ देखा तो उनको तो बहुत बुरा लगा। फिर भी वो सोचते हैं अभी चलो कम से कम मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ बढ़ जाती है? जब कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने ठग्स हायर कर लिए और इन किसानों को पिटाई करनी शुरू कर दी, और ये वो सिचुएशन थी जब गांधी जी एक्चुअल में वहाँ पर विजिट करते हैं। इसके अलावा गांधी जी चाहते हैं कि मैं क्यों ना जो सेक्रेटरी है ये वाला जो है और द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, इससे बातचीत करूं, कुछ मुझे और जानकारी मिले। फिर वो ब्रिटिश जो ऑफिशियल है तिरहुत डिवीज़न का, यानी जो इनफैक्ट ये कहेंगे कि यहाँ पर कमिश्नर है तिरहुत डिवीज़न का, उससे बातचीत करना चाहते थे कि हाँ बताओ भी तुम। लेकिन इन दोनों ने ही किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देने से गांधी जी को मना कर दिया और ये बोला कि देखो गांधी जी, आप यहाँ पर बाहर के हैं तो बेटर है कि आप चले जाएं, आप इस बछड़े में, इस प्रॉब्लम में ना आएँ। और गांधी जी को ये चीज़ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो कहते कि देखो मैं यहाँ से तो नहीं जाऊँगा, सिंपल सी बात है, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे नहीं जाना। ऐसे ही क्या होता है, एक पास के गांव में एक फार्मर की पिटाई हुई तो गांधी जी को लगा भी क्यों ना मैं जो है जाके उसका भी पता करूं। और जब गांधी जी वहां जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उनके पीछे एक मैसेंजर आ जाता है और वो मैसेंजर क्या मैसेज देता है कि गांधी जी, आपको अभी के अभी
चंपारण छोड़ के जाना है। तो गांधी जी ने उस ऑफिशियल ऑर्डर को फाड़ दिया, कहते मुझे मेरे ही देश में कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। इसके अलावा गांधी जी को नेक्स्ट डे जो है कोर्ट में आने का समन दे दिया गया। अब जब कोर्ट में आने का समन दिया तो इसका मतलब गांधी जी के लिए खतरे की घंटी इसलिए भी है क्योंकि अब उनके पास कुछ प्लानिंग तो अभी थी नहीं और ऑफिशियल ऑर्डर है, तो ऑफ कोर्स समन आया है, क्योंकि खुद भी लॉयर थे, सब सिचुएशन को जानते थे भी। चलो ठीक है, उन सभी लॉयर्स को एक बार बुलाया गया, गांधी जी के आमने सामने जो है बातचीत की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आ जाते हैं। फिर उन्होंने देखो जब लॉयर से बात की, लॉयर्स कहते हैं देखो गांधी जी हम इसमें क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्योंकि जब आप जेल में चले जाएंगे तो हम भी अपने अपने घर में चले जाएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर उनको एक बात समझाने की कोशिश की कि देखो सिंपल सी बात है भी, जब आप लोग इनका साथ नहीं देंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, और ये आदमी यानी गांधी जी जो है वो कहाँ से आए हैं जिनका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए वो जेल में भी जाने को तैयार हैं। आप तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। तो सब लॉयर्स को लगा कि हाँ वाकई वो कुछ गलत बोल रहे थे। कहते नहीं नहीं गांधी जी आप जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, आप बताइए क्या करना है। तो गांधी जी कहते हैं कि देखो जो भी मैं कहूँगा तुम उस चीज़ को, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, कहते हैं कि मेरी आधी बैटल तो मैंने यहीं जीत ली है कि जब तुम लोग मेरा साथ देने को तैयार हो। बट नेक्स्ट डे सबसे इंपॉर्टेंट दिन था, बिकॉज मोतीहारी में गांधी जी को जब पेश होना है तो वहाँ पर हजारों किसान सड़कों पे आ चुके हैं और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं दे आर बैफल्ड, दे आर कंफ्यूज्ड, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। तो उन्होंने गांधी जी को बोला भी गांधी जी आप हमारी एक हेल्प करें कि क्राउड को रेगुलेट यानी कंट्रोल करने में हमारी मदद कीजिए। गांधी जी कहते कोई बात नहीं, मैं ठीक है। गांधी जी ने थोड़ा सा जैसे उनको बोल दिया अभी आप शांति बना के रखिए और मैं देखता हूँ कि ब्रिटिश ऑफिशियल अब क्या डिसीजन लेते हैं। तो पहले तो ब्रिटिश ऑफिशियल ने गांधी जी को ये बोला भी आपको अपनी प्लीडिंग गिल्टी में क्या कहना है। वो कहते हैं कि देखो मेरे सामने दो ही चॉइसेस थी, एक क्या थी कि या तो मैं अपने मन की आवाज़ को सुनूं या फिर मैं कानून को फॉलो करूं। कानून को फॉलो करने का मतलब चुपचाप यहाँ से चला जाऊं, मन की आवाज़ का मतलब है इन किसानों की हेल्प करूं। तो मैंने मन की आवाज़ को सुना है, अब आपको जो सज़ा देनी है दीजिए। फिर से ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंफ्यूज्ड हैं क्या करें। वो कहते हैं गांधी जी आप एक काम कीजिए, आप बेल करा लो 2 घंटे की। कहते मुझे बेल नहीं करवानी, आपको जो सज़ा देनी है इमीडिएटली दीजिए। बट ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जब अपने हायर ऑफिशियल से बात की तो वो कहते भी एक काम करो, गांधी जी को बिना किसी कंडीशन पे छोड़ दो। अब कहने का मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब वहाँ पर सबसे जरूरी जो लोगों को लगा कि वाकई गांधी जी ने बिना कोई हथियार उठाए एक बहुत बड़ा काम कर दिया था। और उनको कहा गया कि आपको जो करना है आप कीजिए, आपको ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में या फार्मर्स की कोई डिटेल लेनी है आप लीजिए। तो गांधी जी ने सबसे पहला काम यही किया, उन्होंने 10,000 पुअर पीजेंट्स की स्टेटमेंट्स नोट की। वो सब की सब ब्रिटिश वाइसराय जो है उसके सामने वो रखती कि बताइए अब क्या करना है। तो उन्होंने एक कमेटी बना ली। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको माइंड में रखना है, उस कमेटी में सिर्फ और सिर्फ जैसे जो है शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था उसका पूरा का पूरा प्रूफ है वो सब रखे गए हैं। और उस कमेटी के अंदर सिर्फ ब्रिटिश के अलावा गांधी जी ऐसे थे जो पुअर फार्मर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब उन्होंने ये बोला भी ठीक है गांधी जी हमें पता लग चुका है कि आप अपनी जगह पे सही हैं, अब आप बताइए आप चाहते क्या हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि गांधी जी को उनको लग रहा था कि दे वुड डिमांड द फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली। उनको लगा कि शायद पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने गांधी जी ने कितनी डिमांड रखी 50% की। जहाँ पर ये रेवरेंड G.H. होज जो कि ब्रिटिश मिशनरी है चंपारण में, जिन्होंने पूरा एपिसोड एंटायर किया था, मतलब कवर किया था पूरा का पूरा एपिसोड, उनकी ये वर्डिंग है। कहते हैं बट गांधी जी ने डिमांड किया सिर्फ 50% और बाद में सेटलमेंट थोड़े टाइम बाद होती है कितने पे 25% पे, क्योंकि एक पल के लिए तो वहां डेडलॉक था, कोई दोनों के बीच में डायलॉग नहीं था, ना ब्रिटिश ना गांधी जी के बीच में। अब लोइस फिशर पूछते हैं कि चलो ठीक है गांधी जी बाकी सब तो बहुत ठीक है, लेकिन आपने 25% पे एग्री क्यों किया, आप तो 50 बोल रहे थे। तो गांधी जी कहते हैं मेरे लिए मनी उस टाइम इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज, और वो क्या थी, ब्रिटिश को उनको इस बात का एहसास दिलाना कि वो कानून से ऊपर नहीं है। अब दूसरी बात ये भी थी कि इंडियंस को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो कमज़ोर नहीं है, अगर वो मिलजुल के काम करते हैं तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। इधर से गांधी जी ने ये तो था जो पॉलिटिकल लेवल पे कुछ किया, इसके अलावा कुछ उन्होंने बहुत और सारी जो सोशल लेवल पे काम किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम जाएंगे पेज नंबर 53 पे, जहाँ पे गांधी जी ने बहुत कुछ किया और बहुत इम्पोर्टेंट है।
वो अपने आप को सिर्फ एक तो चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं रखते थे, उन्होंने वहाँ कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस देखी चंपारण विलेजेस में, और चाहते थे कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने उनकी हेल्प की उनमें सबसे बड़ा एक तो नाम है महादेव देसाई और नरहरि पारिक। 2 यंग मैन हैं जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया था, उनके डिसाइपल्स कहेंगे, डिसाइपल्स बन के, उनके शिष्य बन के, एंड उनकी जो वाइफ्स हैं वो वॉलंटियर हैं, वो खुद की खुद जो सब आ गए हैं सेवा करने के लिए। कुछ और भी हैं जो बॉम्बे, पूना और अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड से आ गए थे। ऐसी देवदास जो गांधी जी के यंगेस्ट सन हैं, उनके जो छोटे बेटे हैं, अराइव फ्रॉम द आश्रम, और मिसिस गांधी जो है वो भी वहाँ पर आ जाती हैं, और प्राइमरी स्कूल्स वहाँ ओपन किए गए 6 विलेजेस में, ये भी आपको माइंड में रखना है, 6 विलेजेस के अंदर। और कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स टू पर्सनल क्लैनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल क्लैनिनेस और सैनिटेशन, ये चीजें बताएगी कि साफ सफाई क्या होती है। हेल्थ कंडीशन खराब थी तो वहां पर जो 3 बेसिक मेडिसिन है, कास्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये प्रोवाइड करवा दी गई। अब ये पेज नंबर 53 पे सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दूसरे काम किए गए उनकी वो एक डिटेल गिवन है। और जो कोटेड टंग दिखाता था उसको डोज दी जाती थी कास्टर ऑयल की। एनीबडी विद मलेरिया फीवर उसको कुनीन दी जाती थी प्लस कास्टर ऑयल। एंड एनीबडी विद स्किन एरप्शंस, अगर किसी को स्किन के से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो उनको ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, ये कुछ मिक्सर थे जो उस टाइम दिए गए। अब आप देखिए स्कूल खुल गए, कुछ बेसिक मेडिसिन प्रोवाइड करवा दी। इसके अलावा वहाँ उन्होंने देखा कि जो फिल्दी स्टेट एक वीमेन की क्लोज की है, एक लेडी है जो सिर्फ एक ही साड़ी पहनती है, तो गांधी जी अपनी वाइफ को कहते भी उससे बात करो। जब उससे बात की तो पता चला शी हैड ओनली 1 साड़ी, इतनी गरीबी थी। चलो ये भी उन्होंने थोड़ा सा फाइनेंशियल उनको हेल्प की। इसके अलावा वहाँ पर जो टॉयलेट के जो ट्रेंचेस हैं वो ख़राब होने वाले थे, जो टॉयलेट के गड्ढे होते हैं, तो उनकी भी रिपेयर करवा दी, ये सोच के कि शायद यहाँ पर बीमारी ना फैल जाए। नॉट ओनली दैट, जब गांधी जी से ये पूछा गया कि चलो ठीक है कि आपका यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया, तो गांधी जी कहते हैं इवन इन द वेरी बिगिनिंग आई थॉट इट्स नॉट गोइंग टू टेक टू मच टाइम, लेकिन कहते हैं 1 साल से ऊपर का वक्त लग गया आना जाना करते करते, इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करते करते। और इसके अलावा फिर एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि देखो गांधी जी ने हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाया, और यही लेसन जो उन्होंने पढ़ाया ना, ये आपका कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, और वो लेसन क्या है? सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, दे वर ऑल बाउंड टुगेदर। अब एक नाम इसमें मेंशन किया गया है, वो क्या है? चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज का। वो एक्चुअल में गांधी जी का डिसाइपल था। ही वांटेड टू हेल्प द पुअर पीजेंट्स, और वहाँ पर पुअर पीजेंट्स को गांधी ने एक बात बोली कि दिस इज़ योर ओन कॉज, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, किसी ब्रिटिश की हेल्प ना लें। अब यहाँ पर आप देखिए सेल्फ रिलायंस एक यहाँ पर यूज हुआ है, ये क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है खुद पे भरोसा, कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। जो कोज ऑफ द शेयर क्रॉपर है वो तो आपने देख ही लिया, और इंडिपेंडेंस की लड़ाई भी यहीं से शुरू होती है हमारी 1917 से। तो नाउ वी कम टू नो कि गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के अंडर रहते हुए इंडियंस को ऐसा बना दिया कि दे वर नाउ कॉन्फिडेंट टू फाइट अगेंस्ट द एंटायर ब्रिटिश सिस्टम। और यही हमारे चैप्टर की ये मेन थीम भी है, स्टोरी भी है। आई होप सो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव वेरी नाइस डे।